जय हिंद बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के अध्याय 2 भारत के संसाधन, कृषि, फसलें, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम कृषि से संबंधित सारी इसमें तत्वों का हम अध्ययन करेंगे, जैसे कृषि किसे कहते हैं, कृषि के प्रकार, कृषि की प्रणालियाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान आदि सभी चीज़ों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि कृषि एक ऐसा शब्द है जिससे आम जो जनमानस है उसके दिमाग में केवल खेतीबाड़ी को लेकर उसका अर्थ आता है, लेकिन आधुनिक समय में कृषि में न केवल खेतीबाड़ी बल्कि पशुपालन व्यवसाय भी जुड़ा हुआ है। मत्स्य पालन भी कृषि में ही आता है। तो ये सारी चीज़ें, चाहे वो मत्स्य पालन हो, पशुपालन हो, कृषि के साथ ही जुड़ी हुई हैं और एक कृषि के साथ व्यापकता लिए हुए यह अर्थ है। तो सबसे पहले तो आपको कृषि का अर्थ पता होना चाहिए कि वास्तव में कृषि होती क्या है। अब कृषि का अर्थ क्या है? किसी भी खेत को जोतने, उसको फसल उगाने, फसल को बोने से लेकर पशुपालन की कला तक कृषि का अर्थ व्यापकता से फैला हुआ है। अब कृषि के साथ हम देखें कि एक आता है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। आप इस तथ्य को लेकर या इस बात को जानकर आपको प्राउड फील होगा कि भारत जिस देश में हम रहते हैं वो देश में 51% क्षेत्रफल पर हम फसल उगाते हैं और वहीं दुनिया के केवल कुल क्षेत्रफल का 11% भाग ही कृषि के योग्य है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, तो आपको बता दें कि हमारे देश की जनसंख्या का 58% भाग जो है उसको आजीविका जो मिल रही है वो कृषि से मिल रही है। उसकी आजीविका का प्रमुख साधन कृषि है, अर्थात हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, आजीविका का प्रमुख साधन है। वहीं दूसरा जो ले सकते हैं कि कृषि एक प्राथमिक प्रक्रिया है, अर्थात कृषि से हमें खाद्यान्नों की आपूर्ति होती है और खाद्यान्नों की आपूर्ति ही नहीं होती बल्कि उद्योगों के लिए कच्चा माल भी मिलता है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक कृषि में आमूलचूल परिवर्तन भी हुए हैं, कृषि की तकनीकियों में परिवर्तन हुए हैं और यही कारण है कि कृषि एक जीविका का साधन से लेकर आज वाणिज्यिक कृषि तक पहुंच गई है। प्राचीन काल में कृषि जो थी उसी के आधार पर, कृषि के आधार पर ही जनसंख्या का विकास हुआ। आदिम जाति सभ्यताओं का विकास जो हुआ, जैसे आप सिंधु नदी घाटी सभ्यता ले लें, वहाँ नदी घाटी सभ्यताओं का विकास जो हुआ वहीं पर हुआ, उन्हीं क्षेत्रों में हुआ जहाँ पर कृषि की जा सकती थी और धीरे धीरे आज हम वाणिज्यिक कृषि तक पहुंच जा चुके हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ इसलिए है कि वो कृषि जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था को आधार प्रदान कर रही है। आधार से अर्थ यह है कि वो हमें खाद्यान्न देती है, वो हमें उद्योगों का कच्चा माल देती है। पिछले प्राचीन काल से ही वह पूरे जनमानस को पोषित करती चली आ रही है। यही आधार देने के कारण ही वह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है। तो ये था कृषि का अर्थ, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। अब हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ना है कि कृषि का वर्गीकरण। कृषि का वर्गीकरण 2 पैमानों पर किया गया है। एक तो है आपका मौसमी आधार पर और दूसरा है आपका उत्पादन के आधार पर। मौसमी आधार पर आपने पहले भी पढ़ा है पिछली कक्षाओं में, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद फसलें। उत्पादन के आधार पर हमें देना है आपका जो नगद एवं व्यापारिक फसलें और खाद्यान्न फसलें। जो खरीफ की फसल है, पहले हम उसकी ध्यान देंगे। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। इसकी मुख्य जो फसलें हैं वो आ जाएगा सोयाबीन, चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का। ये जो फसलें हैं ये सब खरीफ की फसलें हैं। इसके बाद आती है रबी की फसल। रबी की फसल ठीक हम खरीफ के बाद का मौसम लेंगे, अक्टूबर नवंबर से बोई जाती है और काटी कब जाती है? मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसकी प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, गेहूँ के साथ साथ हम चना, मसूर, दलहन, ये सारी चीज़ें जो हैं रबी की फसलों में आती हैं। तीसरा इसमें आता है जायद फसलें।
जायद फसलें जो हैं वो कब उगाई जाती हैं, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब रबी की फसल होगी और खरीफ की फसल दोनों के बीच का टाइम रहेगा ग्रीष्म ऋतु, जो आपका मई और जून का टाइम आता है। इस समय किसान जो है गाँव में कई फलों की खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, चारे की खेती की जाती है, जैसे तरबूजे की खेती होती है, खरबूजे की खेती होती है, खीरे की खेती होती है। ये किसान गर्मियों में लगाता है और इसे हम जायद फसलें कहते हैं। बच्चे इसमें हमेशा भूलते हैं कि खरीफ, रबी और जायद फसलों का टाइम कि कब, तो आपको इसको इस तरीके से याद कर लेना है कि खरीफ जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर, और रबी अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल, और फिर जायद जो है उसके बीच का टाइम मई और जून, 2 मंथ अभी तक नहीं आए हैं, किसी भी ना खरीफ में आया है ना रबी की फसल में आया है, तो आप उसको जायद फसलों के लिए याद कर सकते हैं। अब आता है उत्पादन के आधार पर, तो कृषि से हमें खाद्यान्न प्राप्त होता है। मूलतः जो है प्राचीन काल में जो कृषि की जाती रही है वो खाद्यान्न हेतु ही की जाती रही है। उसके बाद धीरे धीरे वाणिज्यिक कृषि का रूप लेता गया। हमने नगद और व्यापारिक फसलें उगाना शुरू कर दिया, जिससे कि हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी होती रहे, हम उसका निर्यात भी करते हैं और जिससे हमारा व्यापार फलता फूलता है। तो उसमें जो आ रहा है खाद्यान्न में सभी तरह का आ रहा है, आपका गेहूँ, चावल, जो है दाल, तिलहन, दलहन, ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं जो हम खाद्यान्न के लिए करते हैं उनको हम खाद्यान्न फसलें कहते हैं। और दूसरा आता है नगद और व्यापारिक फसलें। नगद और व्यापारिक फसलें प्रत्यक्ष रूप से हमारे भोजन के रूप में नहीं उपलब्ध होती, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम उनका उपयोग करते हैं। जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गई, इसमें आपका जो है यदि मान लीजिए ऐसी फसलें हैं जैसे पटसन हो गया, कपास हो गया, इनसे क्या हो रहा है कि हम इनसे उद्योग स्थापित करते हैं। कपास के आधार पर हम सूती वस्त्र आधारित उद्योग स्थापित कर रहे हैं। यदि कपास नहीं होगा तो हम कॉटन नहीं बना पाएंगे, हमारी जो टेक्सटाइल मिल है उनकी स्थापना नहीं होगी। तो नगद और व्यापारिक फसलों से मतलब यह है कि ऐसी फसलें जिनका कि हम प्रत्यक्ष रूप से उपभोग नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे व्यापार के लिए आधार बनती हैं। इसमें चाय, कॉफ़ी, जूट या पटसन जैसे कहते हैं, सूत, जो इस तरीके की फसलें आती हैं। हम विभिन्न फसलों में से कुछ प्रमुख फसलें हैं जिनका कि हम मानचित्र पर वितरण देखते हैं। पहला है गेहूं। गेहूं का उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है और सबसे ज़्यादा जो उत्पादन जो होता है गेहूं का हमारे देश में वो है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है और गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। अब ये तो होगी आपकी प्रश्नोत्तर वाली बात, 1 नंबर के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मानचित्र पर देखें हम, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, यहाँ पे जो है गेहूँ जो है उत्पादन बड़ी सघनता से होता है। उसके बाद उत्तराखंड, गुजरात में भी गेहूं होता है। तो हमें केवल प्रमुख उत्पादक के राज्य याद रखने हैं और उनको मानचित्र पर प्रदर्शित करना है। इसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये गेहूं उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला मानचित्र देखते हैं हम चावल का। चावल जो है वो मूलतः पश्चिम बंगाल में होता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। तो हम चावल के बारे में बहुत ज़्यादा हमने सुन रखा होता है, लेकिन चावल पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त और भी कई विभिन्न राज्यों में होता है, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा और असम। अब आप इन मानचित्र पर ये राज्य देख रहे होंगे तो उन जगहों पर चावल ज़्यादा हो रहा है जो कि समुद्र से लगे हुए हैं। इसका कारण यह है कि जिन जगहों पर वर्षा अधिक होती है उस जगह पे चावल उत्पादन की दृष्टि से वो क्षेत्र अनुकूल होते हैं, इसलिए समुद्र से लगे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पे चावल अच्छा होता है। अब आते हैं गन्ने की तरफ। गन्ना जो है शक्कर उद्योग का आधार है। हमारे यहाँ चीनी उद्योग होता है, उसका आधार क्या है? गन्ना। यदि गन्ना नहीं होगा तो चीनी नहीं होगी और चीनी नहीं होगा तो हमारा चीनी उद्योग भी विकसित नहीं होगा। आपने क्यूबा देश की चीनी की विशेषता सुनी होगी कि क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, लेकिन आपके देश में भी चीनी उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान है
और उसके लिए गन्ना उसका आधार है। गन्ने को एक मौसमी फसल कहा जाता है और इसको चीनी उद्योग को एक मौसमी उद्योग कहा जाता है। उसका कारण ही यह है कि जब किसी उद्योग का आधार मौसमी है तो वह उद्योग भी स्वाभाविक रूप से मौसमी ही होगा। तो गन्ना देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में गन्ना होता है और यह क्षेत्र आपको मानचित्र में प्रदर्शित करते आने चाहिए। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है और जूट से हमारे देश को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। जूट को हम पटसन भी बोलते हैं। आपने देखा होगा हम जो है रस्सी सुतली का जो उपयोग करते हैं या आजकल जूट से बने थैले का उपयोग पर हम पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जूट से बने हुए थैले का स्थान महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है और इनकी कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। विदेशों में एक बड़ी मात्रा में हम जूट का निर्यात करते हैं। तो जूट को देखते हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से में जूट की पैदावार होती है। अब यदि आता है जूट उत्पादन का क्षेत्र, यदि मानचित्र में आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो आप मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल का दें तो वो भी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जूट जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है और बड़ी मात्रा में होता है। कपास जो है हमारे यहाँ एक परंपरागत कृषि जो है कपास की होती रही है। अंग्रेजी शासन काल में जब टेरिलेन या टेरिकॉट का जो है व्यापार बढ़ाने की दृष्टि से अंग्रेज़ों ने कई तरह के कड़े नियम ला के रख दिए थे, तब गांधी जी ने सूत काटकर हमें एक वस्त्र के रूप में कपास का उपयोग करना सिखाया था और उसी कपास के आधार पर सूती वस्त्र उद्योग जो है वो विकसित हुआ। हालांकि गांधी जी के पहले से ही कपास का उत्पादन हो रहा था, सूती वस्त्र जो है का उद्योग विकसित हो रहे थे, लेकिन हम गांधी जी का इसमें उनके चरखे के कारण हमने उनको याद किया है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के विरोध स्वरूप में सूत काटकर कपास को हमारे लिए या सूती वस्त्र को आम जनता के लिए उपलब्ध कराया था। कपास को देखते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, इसमें आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का भी कुछ हिस्सा आ रहा है और तमिलनाडु का भी आ रहा है। कपास के लिए काली मिट्टी चाहिए होती है, काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है कपास के लिए, और महाराष्ट्र और गुजरात यहाँ पर क्या है, काली मिट्टी है और आर्द्र जलवायु है, इसीलिए यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग भी केंद्रित हैं। क्योंकि समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र है इसलिए सम जलवायु है, आर्द्र जलवायु है, जलवायु में नमी रहती है जो कि कपास उत्पादन के लिए अनुकूल होती है। तो आपको यदि भारत में किन जगहों पर कपास का उत्पादन होता है आप याद नहीं कर पाते हैं तो आप इसको इस तरीके से लिंक जोड़ सकते हैं कि जहाँ पे काली मिट्टी है वहाँ पे कपास होगा, तो आप उसको मानचित्र पर अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चाय उत्पादन क्षेत्र, चाय उत्पादन में आप केरला का बता सकते हैं, आसाम का दे सकते हैं। इन दो जगह पे जो है चाय का उत्पादन बहुत अच्छा होता है और हम इसका जो है चाय का बाहर निर्यात भी करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं खेती के प्रकारों की तरफ कि किस किस प्रकार से खेती हमारे किसान करते हैं। तो पहला है सामान्य खेती। सामान्य खेती से अर्थ ये लगाया जाता है कि जो भी किसान अपनी आजीविका को चलाने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए या अपने खाद्यान्न की आवश्यकता हेतु खेती करता है और उसका खेत का जो आकार जो रहता है वो बहुत बड़ा नहीं रहता, लेकिन केवल वो अपनी आजीविका को चलाने के लिए खेती करता है, उसे हम कहते हैं सामान्य खेती। इसके लिए जो है वो अधिकांशतः परंपरागत यंत्रों का उपयोग करता है खेती में, क्योंकि उसके पास आजीविका को चलाने के लिए साधन सीमित होता है, और वह खेती क्या कहलाती है, सामान्य खेती कहलाती है। इसमें आप गेहूँ, चावल ले सकते हैं, केवल वो खाद्यान्न की खेती करता है, इसके लिए वो व्यापारिक फसलों को नहीं उगाता है। फिर आता है विशिष्ट खेती। विशिष्ट खेती में क्या होता है कि जब किसी भी किसान को किसी एक खेती से उसकी आय का 50% से अधिक आय जो है उपलब्ध होती है तो हम उसको विशिष्ट खेती कहते हैं। ऐसा इसलिए कि वो केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए नहीं कर रहा है, क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए जो किसान कर रहा होता है वो 3 फसलें उगाता ही है क्योंकि उसको अपनी आजीविका चलानी है। लेकिन यहाँ विशिष्ट खेती में एक ही फसल पर किसान का ध्यान जो है वो केंद्रित रहता है, वो उस फसल से अपनी 50% आय की प्राप्ति करता है। इसके लिए वो विभिन्न यंत्रों का भी सहारा लेता है। इसको हम सोयाबीन के उदाहरण से समझ सकते हैं। तीसरा आता है शुष्क खेती। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शुष्कता लिए हुए शुष्क क्षेत्रों में होती है। अब शुष्क क्षेत्र कहाँ पे हैं हमारे देश में?
समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र हो नहीं सकता। मध्य प्रदेश में कहीं शुष्कता पाई जाती है क्या? आप अपना जो है दिमाग पर क्लिक कीजिए तो आपको पता लगेगा कि शुष्कता कहाँ है। यदि हम हिमालय पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक देखें तो एक बीच में कोई मरुस्थल आता है भारत में, जिसे हम थार मरुस्थल कहते हैं। तो ऐसे शुष्क क्षेत्रों में जो खेती की जाती है उसको हम बोलते हैं शुष्क खेती। यहाँ पर मोटे अनाज मूल रूप से उगाए जाते हैं। मिट्टी में भुरभुरापन रहता है, उसमें जो है क्षमता जो रहती है उसका उपजाऊपन भी कम रहता है, इसीलिए मोटे अनाज उगाए जाते हैं। मिट्टी में उपजाऊपन कम होने के कारण उसका जो कारण रहता है वो पानी की कमी रहती है। ऐसी जगहों पर सिंचाई या नहर के माध्यम से ही फसलों को उगाया जाता है। अब आता है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती से मतलब ये नहीं है आपको लेना है कि सारी खेती आप, चाहे वो आपका शुष्क खेती कर लें, चाहे वो सामान्य कर लें, चाहे वो विशिष्ट कर लें। अक्सर परीक्षा में जब बच्चा जब उत्तर देता है तो कई कॉपियों में हमने देखा है उसमें कई सब प्रकार की कृषि का वो लिख देता है। लेकिन मिश्रित खेती का अर्थ ये होता है कि कृषि के साथ साथ पशुपालन जो है वो भी उसमें शामिल होता है, तो हम उसे कहते हैं मिश्रित खेती। यदि कोई व्यक्ति कि गांव में रहकर खेती भी कर रहा है, पशुपालन भी कर रहा है, कुछ जो है बांस की टोकरी का भी वो काम करता है, इस तरह से कई काम वो करता है उस गांव में रहकर, तो हम उसको बोल देते हैं मिश्रित खेती। आगे आता है सिंचित खेती। सिंचित खेती से अर्थ वही है कि सिंचाई जिस खेती में होगी उसको हम सिंचित खेती बोलेंगे। लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि भाई सिंचाई तो हर जगह हो रही है, हर खेती में बगैर पानी के फसल नहीं होती। तो सिंचाई से मतलब जहाँ पे हम नहरों के माध्यम से सिंचाई, नलकूपों के माध्यम से, नलकूप से जो है पाइप लगाकर या मशीन चलाकर जहाँ पे सिंचाई होती है, सिंचाई के द्वारा जो कि नहरों के द्वारा होती है। जैसे कि इसमें हम देख लें आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है, पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र है जहाँ पे विभिन्न नदियों से जो है नहरें निकालकर वहाँ पर क्या हो रहा है, अच्छा उत्पादन किया जा रहा है। तो इस तरह की खेती को कहा जाता है सिंचित खेती। जैविक खेती। अब जैविक खेती का नाम आजकल आप लोगों ने बहुत सुना होगा। मार्केट में ऑर्गेनिक गेहूं, ऑर्गेनिक गुड़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जिसके नाम के आगे ऑर्गेनिक जुड़ रहा है और इनकी कीमतें भी अपेक्षाकृत ज़्यादा होती हैं सामान्य कीमतों से। तो भाई ऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक हमने शब्द सुन लिया, हिंदी में हम उसे बोल देंगे जैविक खेती, जिसके लिए ऐसी खेती जिसमें हम रासायनिक या कीटनाशकों का उपयोग नहीं करते हैं। इसमें गोबर खाद या हरी खाद का उपयोग किया जाता है जो कि हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल रहते हैं, लेकिन जो कीटनाशक हैं वो हमारे लिए हार्मफुल हैं। और इसमें जो जैविक खेती में उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है, लेकिन इसमें कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए हम इसको कार्बनिक खेती भी कहते हैं, ऑर्गेनिक खेती भी कहते हैं और जैविक खेती भी कहते हैं। अब खेती के प्रकार हो गए कि किस किस प्रकार से खेती की जाती है, लेकिन अब हम खेती के सिस्टम की तरफ चलते हैं। प्रणाली, किस किस तरीके से खेती की प्रणालियाँ हैं, क्या टेक्निक है। तो पहला है इसमें व्यक्तिगत खेती। व्यक्तिगत खेती नाम से ही स्पष्ट है, जिस व्यक्ति की ज़मीन होगी उसके अपने साधन होंगे और उसका पूरा उस पर अधिकार होगा और वह खेती करेगा। जो भी फसल होगी उसकी जो उससे लाभ प्राप्त होगा उस पर उसी का ही अधिकार होगा। और अधिकार से मतलब यहाँ उसको जब जो फसल उगानी है, जैसा उगाना है, वो उस पर पूर्णतः स्वतंत्र होगा। तो यह होगा व्यक्तिगत खेती। क्योंकि जैसे हम जीवन निर्वाह के लिए बात करते हैं तो वो व्यक्तिगत खेती ही है कि व्यक्ति ने अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए अपनी ज़मीन का खुद पूरा उपयोग किया। व्यक्तिगत खेती में व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र होता है, उसके पास उसके पूरे साधन होते हैं, उस पर किसी का भी अधिकार नहीं होता, चाहे वो सरकार का हो तो भी नहीं। वो केवल अपने हिसाब से अपने खुद के निर्णय के द्वारा खेती करता है, अपने तरीके खुद अपनाता है और अपने सीमित साधनों से अपने परिवार को वो उत्तम आय प्रदान करता है। दूसरा इसमें आता है सामूहिक खेती। अब व्यक्तिगत खेती में क्या हो रहा है, किसी एक व्यक्ति ने खेती की है, उस पूर्णतः स्वतंत्र है। सामूहिक खेती में नाम से स्पष्ट हो रहा है, एक समूह, एक ग्रुप या एक दल जो बन गया है, कुछ लोग इकट्ठे हो गए हैं, उन्होंने अपने साधन एक साथ मिला लिए हैं और वो किसी कमेटी को सौंप दिए हैं। वह कमेटी क्या कर रही है, वो कमेटी इनसे पूरा काम करवा रही है, उस कमेटी के निर्णय ये सभी मानते हैं और उसको हम बोलते हैं सामूहिक खेती। और उसी कमेटी के निर्णय के अनुसार ये खेती करते हैं। चूँकि बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, अब वो कौन किसकी बात मानेगा यह निश्चित नहीं हो पाता है, इसलिए एक कमेटी के अधीन वो सारे व्यक्ति काम करते हैं। तो यह हो गया सामूहिक खेती। फिर आता है आपका सहकारी खेती। सहकारी खेती में क्या होता है कि एक समूह के लोग तो होते हैं, कुछ लोग इकट्ठा होकर जो है अपने पूरा साधन भी इकट्ठा करके किसी एक
समिति को सौंप देते हैं या किसी एक व्यक्ति को सौंप देते हैं, और वह जो व्यक्ति है उन सारे लोगों पे जो से काम करवाता है, और जिसकी जितनी जो ज़मीन होती है उस ज़मीन के अनुपात के आधार पर उसको आय प्राप्त होती है। अर्थात जो भी फसल उगाई जाती है उस फसल से जो भी लाभ प्राप्त होता है ज़मीन के अनुपात में बांटा जाता है। सहकारी खेती में जो स्वामित्व पर अधिकार जो है किसान का सुरक्षित रहता है, भूमि पर उसका अधिकार नहीं जाता, लेकिन सभी किसान क्या करते हैं, अपनी भूमि अपने साधन सभी इकट्ठा करके एक साथ खेती करते हैं, और जो भी कमेटी रहती है या जो भी समिति रहती है या जो भी एक अधिकारी रहता है जिसकी बात ये सभी मानते हैं और उसके निर्णय को फॉलो करते हैं, तो उससे भूमि पर उनका अधिकार नहीं जा रहा, लेकिन जितनी उनकी भूमि होगी उसी के अनुपात में उन्हें जो है आय प्राप्त होती है या लाभ प्राप्त होता है। तो यह सरकारी हो गया। इसके बाद आता है पूंजीवादी खेती। अब पूंजीवादी खेती में क्या होगा, पूंजी की प्रमुखता रहेगी। जैसे कि हम पढ़ते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजी को महत्व दिया जाता है। मूलतः इसमें व्यापारिक फसलें आती हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, और इसमें जो है परंपरागत तरीकों से इसमें उत्पादन नहीं होता। इसमें जो उत्पादन होता है वो मशीनों से होता है, विभिन्न यंत्रों से होता है। तो आपने 5 तरीके की खेती की प्रणालियाँ पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कृषि हेतु सरकारी प्रयास। सरकार के द्वारा ऐसे कौन से प्रयास किए जाते रहे हैं जिससे कृषि ने निरंतर विकास किया है, क्योंकि कृषि, भारतीय कृषि तो मानसून का जुआ है, मानसून पर निर्भर है। तो सबसे पहले हरित क्रांति। जब हरित क्रांति आई थी तब उसमें क्या किया गया था, हरित क्रांति में उत्पादन को तीव्रता से बढ़ाने के लिए जो अंग्रेजी शासनकाल में जो अर्थव्यवस्था पूरी कचूमर हो गई थी उसको उछालने के लिए, उसका विकास करने के लिए जो है हरित क्रांति को अपनाया गया था। हरित क्रांति में जो खेतों में या उत्पादन को या फसलों में विभिन्न तरीके के यंत्रों के द्वारा, बहुत अच्छी खाद के द्वारा जो है आपका उपयोग किया गया, जिसके चलते गेहूं के उत्पादन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, बहुत तीव्रता से बढ़ा, इसीलिए हम उसको बोलते हैं हरित क्रांति। इसमें अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग किया गया था। इसके साथ ही खाद में परिवर्तन आया, और हालांकि उन्होंने रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया, लेकिन उस समय चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की दुर्दशा हो कर चुके थे अंग्रेज, तो वहाँ आवश्यकता इस बात की थी कि गेहूं का उत्पादन, बढ़ती हुई जनसंख्या, भुखमरी, गरीबी जितनी ज़्यादा देश में थी, उससे गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करने से जो है उस समय जो है क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, उसी को बोलते हैं हम हरित क्रांति। जैसे हरित क्रांति से गेहूं के उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई, पहली विशेषता यही हो जाएगी, गेहूं के लिए अपनाया गया था। फिर दूसरा हम यदि बोलते हैं अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग किया गया। फिर तीसरा बोल सकते हैं कि जो है अच्छी खाद का उपयोग किया गया, और पहली बार जो है कृषि में यंत्रों का उपयोग किया गया, या कृषि में मशीनीकरण का जो आया है युग, वो हरित क्रांति से ही आया है। इसके बाद से कृषि में आमूलचूल परिवर्तन आया, इसलिए भारतीय कृषि के विकास में हरित क्रांति का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति क्या है? श्वेत मतलब सफ़ेद। तो आप उस चीज़ से इसको याद रखते हैं कि श्वेत क्रांति जो है वो दूध के उत्पादन से संबंधित है। इसमें पशुपालन को बढ़ावा दिया गया, ऐसे पशुओं को इस तरीके से पाला जाने पर जोर दिया गया जिससे दूध के उत्पादन में वृद्धि हो सके, और श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। यह अक्सर पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति में पशुपालन को बढ़ावा दिया गया, ऐसे तकनीकें अपनाई गई जिसमें पशुपालन को करके पशुओं की जो है उसके दूध की पैदावार को बढ़ाया जा सके। तो श्वेत क्रांति के बाद आता है नीली क्रांति। अब नीली क्रांति किससे संबंधित होगी? वो मत्स्य क्रांति संबंधित है, मछली पालन से संबंधित है। चूँकि भारत एक लंबी तटरेखा वाला देश है, इन सागर से घिरा हुआ जो भारत का तट है, वहाँ पे मत्स्य पालन जो है एक नई जो है एक दिशा दे सकता है अर्थव्यवस्था को विकसित करने का, और इसी उद्देश्य से नीली क्रांति को बढ़ावा मिला। भारत में 5 राज्यों में विशेषकर इसके अंतर्गत, मत्स्य क्रांति के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं चलाई गई, जिससे कि मत्स्य जो उत्पादन है या मत्स्य उद्योग का तीव्रता से विकास हुआ। इसमें आगे आपका है औषधीय उद्यान।
अब औषधियाँ, जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, आपको उसके बारे में समझना है। अभी हमने देखा कोरोना काल में बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हैं, औषधियाँ जो हैं, वो उनका विज्ञापन तेज़ी से हुआ और इसके साथ ही आयुष मंत्रालय द्वारा भी जो है काढ़ा का विज्ञापन किया गया या काढ़े की सलाह सबको दी गई पीने की। तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ से आप क्या समझते हैं? आपने सुना होगा, आपके घर पे लगा भी हो एलोवेरा या जिसे हम ग्वारपाठा बोलते हैं, तुलसी, हल्दी, आंवला या अश्वगंधा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आयुर्वेदिक औषधियों के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। आंवले का मुरब्बे के रूप में या अचार के रूप में, हल्दी एक एंटीसेप्टिक है जिसका हम घर में मसाले के रूप में उपयोग करते हैं, दालचीनी, काली मिर्च, शहद, सारी चीज़ें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, चाहे वो मुलैठी हो, चाहे वो काली मिर्च हो। तो इसके बाद हम चलते हैं, अब हम देखें कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने सीखा है कि कृषि क्या होती है अपनी अर्थव्यवस्था में, कि कृषि का क्या स्थान है, उसको हमने समझा कि कृषि के बगैर हमारी अर्थव्यवस्था का विकास संभव नहीं है, क्योंकि देश का 2/3 जनसंख्या जो है वो कृषि कार्यों में लगी हुई है। अगली कक्षा में हम खनिज एवं ऊर्जा संसाधन का अध्ययन करेंगे। तो चलिए अभी विदा लेते हैं। धन्यवाद। हम चलते हैं, अब हम देखें कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने सीखा है कि कृषि क्या होती है अपनी अर्थव्यवस्था में, कि कृषि का क्या स्थान है, उसको हमने समझा कि कृषि के बगैर हमारी अर्थव्यवस्था का विकास संभव नहीं है, क्योंकि देश का 2/3 जनसंख्या जो है वो कृषि कार्यों में लगी हुई है। अगली कक्षा में हम खनिज एवं ऊर्जा संसाधन का अध्ययन करेंगे। तो चलिए अभी विदा लेते हैं। धन्यवाद।